हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे इस चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर चला रहे हैं यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ जो है पॉइंट्स आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। आज आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको समझाते हैं आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड फिर समझ में आएगा क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके क्या करने हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं आपको जो है हम यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं कौन कौन सा पॉइंट आपको आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आज पढ़ना है आयनिक कंपाउंड। क्या, आयनिक कंपाउंड, या फिर आयनिक कंपाउंड को हम और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आयनिक को हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, विद्युत संयोजी यौगिक। दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे चाहे हम आयनिक यौगिक की बात करें या फिर जो है किसकी बात करें, विद्युत संयोजी यौगिक की बात करेंगे, दोनों क्या होंगे यहाँ पे, सेम होंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि जो आयनिक यौगिक है या फिर विद्युत संयोजी यौगिक है वो क्या होते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है बॉन्ड। उसको समझने से पहले आपको क्या समझना है, बॉन्ड। तो बॉन्ड जो होते हैं ये दो टाइप के हैं। यहाँ पे बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, फर्स्ट क्या समझना है कि बॉन्ड कौन सा है, एक स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक बॉन्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होंगे ये कौन कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम क्या करें समझा रहे हैं, वीक को यहाँ पे समझने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आएंगे तीन। फर्स्ट क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है आपका, ये तो आयनिक हो गया। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड, दूसरा क्या है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड के बाद यानी कि तीसरा पॉइंट आपको समझना है क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे लास्ट आता है उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, ना तो ये समझना है ना तो ये समझना है। क्यों बता दिया हमने, ताकि आपको पता रहे कि आयनिक बॉन्ड कैसे आया, कहाँ का पार्ट है, होता क्या है, ये सब आपको समझने से पहले हम क्या करते हैं, आपको बेसिक से जब ले चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, बेसिक अगर हम नहीं समझाएंगे तो आपको क्या होगा, आप रट तो लेंगे लेकिन आपको समझ में फिर नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी ये पढ़ लेंगे 11th में, फिर यही चीज़ें आपको जब डीपली मिलेंगी तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी आप पॉइंट समझिए, आपको क्या पढ़ना है, बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप के, यहाँ पे दो टाइप के, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक अभी जानना नहीं है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है इसको समझाना, तो इसके लिए जो आएगा उसको हम समझाएंगे। स्ट्रॉन्ग तीन टाइप के, कौन कौन से, आयनिक, जिसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, और फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट। हाँ, हिंदी में इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आयनिक बंध, और इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, कोवैलेंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोई नहीं जानना है। ठीक है, अच्छा, अगर हिंदी बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं साथ संयोजी बंध, इसको क्या बोलते हैं, उप साथ संयोजी बंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझना है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या समझना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, जो बंध होता है वो किसके किसके बीच बनता है। अच्छा, बंध बनता ही क्यों, ठीक है, बंध जो है वो क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो दो प्रकार के एटम के बीच क्या होता है, उनको जोड़े रखने के लिए, उनको बांधने के लिए क्या होता है, उनके बीच बॉन्ड बनता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है मैटर करता है कि ये एटम के बीच तो बन रहा है, लेकिन मतलब बिटवीन एटम्स। अब मैटर करता है कि ये एटम्स कैसे हैं। ठीक है, जैसे एटम्स में हम क्या एटम्स ले सकते हैं, अगर मेटल का एटम है तो मेटल, मेटालिक एटम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो एटम मेटल से आया। नॉन मेटल का होगा तो नॉन मेटल लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बनेगा किसके बीच बनता है, यहाँ पे मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट आपको क्या समझना था, ये किसके किसके बीच बनेंगे, धातु और अधातु के बीच ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते, कैसे अभी हम समझा रहे हैं।
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है कि मेटल नॉन मेटल के बीच तो बना, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच तो बना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच बनता है। कैसे? बिटवीन अपोजिट आयंस। अपोजिट आयंस मीन्स क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच क्या होता है? ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इसके बाद इतने में क्या होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस दो पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना था, क्या कि एक मेटल और दूसरा क्या है यहाँ पे मेटल नॉन मेटल, और दूसरा क्या है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये बॉन्ड जो है बनता है, ठीक है। अब हिंदी यहीं पे बोल दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो हिंदी आप क्या करिएगा, सुन करके यहाँ से क्या करिएगा, अपने नोट्स में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कैसे ये बनता है, क्या होता है सारी चीज, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। कोई भी आप मेटल लीजिए, मेटल मतलब क्या आप लेना है, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हो, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करूंगा, कल जो है आपको मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से मेटल नॉन मेटल होता क्या है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला ले लीजिए, यानी कि ग्रुप में बता दे रहा हूँ किस किस ग्रुप के एलिमेंट को आप लेना है। अभी आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ले सकते हैं, सेकेंड ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, फिर इसके बाद ले सकते हैं आप जो है पूरा डी ब्लॉक ले सकते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में आपके कुछ जो है एलिमेंट्स आते हैं, वो हम आपको समझाएंगे, अभी आप उसको मत लीजिए। फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे क्या ले लिए, Na, और यहाँ पे पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उधर क्या है, नॉन मेटल है। मोस्टली आप क्या करिए, जो है मेटलॉइड के ऊपर वाले एलिमेंट को लीजिएगा, वो क्या है, सब नॉन मेटल है, ठीक है। चाहे मेटलॉइड से ऊपर बोलिए या फिर मेटलॉइड से राइट साइड वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं। तो देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले इनकी वैलेंसी आपको देखना है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने होते हैं, तो इनके पास टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 11 11, और इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 17, ठीक है, यानी कि 17, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे समझना है कि ये लोग क्यों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मतलब जो बॉन्ड बनाएंगे वो क्यों बनाएंगे, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कंप्लीट करेंगे, या फिर उनकी साझेदारी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट ट्रांसफर करना है, और मेटल नॉन मेटल के बीच होगा। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, इसको यहाँ बना दे, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका करते हैं तो देखिए क्या होगा, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अगर इसका करेंगे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता तो आप देखिए, हमने अपने हाँ आप देखेंगे हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे क्या है, 3 वीडियो हमने अपलोड किया है बेसिक का, उसमें आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हम वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि ये क्या समझना है इसमें जो है आपको, कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अब आप समझिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये मैटर करता है। तो होता क्या है, आप देखिए कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्यों, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए। और कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या क्या क्या करेगा, तो पहला पॉइंट है, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या फिर अपना क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा।
ठीक है, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। ऑक्टेट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या है, वो स्टेबल होगा। और या तो जो है उसके टोटल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ उसके पास 2 हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, जो है हम यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तब भी वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और क्या होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, इनर्ट लाइक। अब इनर्ट लाइक का मतलब क्या है, आप देखेंगे ग्रुप नंबर 18 में आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये 2 नंबर पे है, ये 10 पे, ये 18 पे, 36 पे, 54, 86। ठीक है, यानी कि 2, 10, 18, 36, 54, 86 नंबर पे क्या होते हैं, ये एलिमेंट हैं। और ग्रुप नंबर 18 में मिलेंगे, जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसको हम, इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस। अब जो यहाँ पे इनर्ट गैस मिल रहे हैं, ये सब क्या है, स्टेबल है, ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन, 10 2, तो ये लोग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि हम भी क्या हो जाएं, इनर्ट के जैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाए, या फिर जो है इनर्ट के जैसे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी हमको प्राप्त हो जाए। अब समझिए, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 11, यहाँ पे टोटल 17। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, यानी किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया। और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका ट्रांसफर हो जाए किसी और के पास, तो यहाँ पे कितना बचेगा, टोटल सिर्फ 10, यानी कि ये कैसे हो गया, नियॉन के जैसे। इसलिए कहते हैं कि ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर गेन क्यों करते हैं, ताकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा हो जाए, इनर्ट के जैसा हो जाए। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है ऐसा हम करते हैं ताकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो किसके जैसा हो जाए। यहाँ पे समझिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसको क्या बोले, इनर्ट गैस, ग्रुप नंबर 18 में है, ये स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि इन लोग का ऑक्टेट, इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम आर्गन लिख लें, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिए इनका जो लास्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, शेल मिल रहा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोलेंगे कि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये लोग भी वही करने के लिए क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या था, ज़्यादा था, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, यहाँ पे 1 थी, तो इसलिए क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर किया। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से सोडियम के ऊपर जो चार्ज आया वो क्या आया, पॉजिटिव का, और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आया वो क्या आया, यहाँ पे नेगेटिव का। और कितना नेगेटिव आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, जो है लॉस कर दिया, लूज कर दिया, यानी कि निकाल दिया, त्याग दिया, तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर +1 आ गया। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ का ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं रह गया, इसका हो गया, अब इसमें काउंट होगा, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। कहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, ये हो गया खत्म। इसका मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके पास देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 6 और +2 क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो आप समझिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, देखिए कुछ इसके जैसा हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 6 हो गया तो इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के जैसा हो गया। अभी नियॉन का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 नंबर पे है तो 1s2, 2s2, 2p6। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, नियॉन के जैसा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, क्लोरीन का, आर्गन के जैसा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, ताकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इनर्ट गैस के जैसा हो जाए, जो कि स्टेबल होते हैं, ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और फिर दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां पे क्या बन जाएगा, कोवैलेंट। लेकिन वो आपको समझना नहीं, क्यों, क्योंकि आपको समझना आयनिक कंपाउंड। अब समझिए, ऐसा कंपाउंड जिनके बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड बने होते हैं या आयनिक बॉन्ड से बंधे होते हैं, वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। किसको, NaCl को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड बोल देंगे, ठीक है। मतलब हम समझा सकते हैं इसको कि इन दोनों से क्या मिलेगा, इसको हम रफ कर दें। अब आप कई सारा एग्जाम्पल लीजिए और उसको बढ़िया समझिए। देखिए, अब समझिए आप कि Na और Cl ये क्या बना दिए, कंप्लीट NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl। अब NaCl में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए कैसे यौगिक हुए, कैसे कंपाउंड हुए, आयनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, कोई भी मेटल लीजिए, कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, जैसे हम ले लें क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद दूसरा हम क्या ले लें, यहाँ पे जो है क्लोरीन तो हो गया, क्लोरीन के बाद आप ले लीजिए जो है ऑक्सीजन। क्या लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है यहाँ पे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कितने होते हैं। आप करिएगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितने नंबर पे होता है ये ऑक्सीजन, 8 नंबर पे, 1s2 2s2 2p6 3s, अच्छा ओ नो 3p6 नहीं 3p4, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता चलेगा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं यहाँ पे, 4 to 6। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 6 हो गए, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, पता चल जाएगा, 1s2 2p 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इससे आपको यहाँ पे क्या पता चला कि इसका 1 2 3, आउटर मोस्ट कौन हुआ, 3, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब देखिए, ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 2, इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है 4 to 6। तो स्टेबल कब होंगे, जब इनके सबसे बाहरी शेल में या बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या हो, 2। अब आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन नहीं, 2 मतलब क्या है, जब इनके फर्स्ट शेल में कितना होगा, 2 होगा, तब ये स्टेबल होंगे। क्यों, तब ये बनाएंगे हीलियम के जैसा, 1s2, तब ये हीलियम के जैसा हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हीलियम के जैसा होने के लिए इनके टोटल जो इलेक्ट्रॉन है कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे, निकाल देंगे, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसके जैसा, नियॉन के जैसा। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। बट और क्या समझना है कि इनका जो लास्ट क्या होगा, शेल होगा, वो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 6 to 8, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक लो यहाँ चला गया और दूसरा जो है यहाँ चला गया, ठीक। इस प्रकार से इनके पास क्या बना, मतलब जो Mg आया यहाँ पे, Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए +2 चार्ज रखा, और O जो है क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, -2 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इनसे क्या बना यहाँ पे, इनको हम बोल सकते हैं कि ये MgO बन गया। क्या बना यहाँ पे, MgO, ठीक है।
क्या बन गया यहाँ पे MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जब मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, बनता क्या है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं या आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके बीच क्या होता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच बनता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे चार्ज आता है पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव आयन, इनको हम क्या बोल देते हैं, निगेटिव आयन। और ये दोनों क्या है, अपोजिट आयन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या फिर जो बॉन्ड बन रहे हो किनके बीच बन रहे हैं, जो है अपोजिट आयन के बीच बन रहे हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपका फॉलो हो गया। ऐसे आप कई सारे, कोई भी देखिए एक मेटल नॉन मेटल के बीच अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब चलते हैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड के जो भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक के क्या भौतिक गुण। अब कौन कौन से भौतिक गुण के बारे में आपको पढ़ना, पहले तो हेडिंग यहाँ पे लगा लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब जो आयनिक यौगिक हैं, ठीक है, उसके क्या करने हैं आपको, भौतिक गुण पढ़ने हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जानने हैं। तो किस किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला फर्स्ट पढ़ना है फिजिकल नेचर। क्या, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के बाद जो सेकंड पॉइंट क्या जानना है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तीसरे पॉइंट पे जानना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसके, आयनिक कंपाउंड जो अभी बताए थे, आयनिक कंपाउंड आयनिक यौगिक जो मेटल नॉन मेटल के बीच बन रहा था वहाँ पे अभी, ठीक है। तो उनके क्या करने हैं, फिजिकल नेचर जानने हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है, सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना है, और सॉल्युबिलिटी के बाद क्या जानना है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है समझना, मैं जल्दी जल्दी से क्या कर रहा हूँ, इसको नोट कर रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, और आप क्या करिए इसको समझिए, ठीक है। अब फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर को मैं नोट कर रहा हूँ कि इनका जो फिजिकल नेचर होता है इसमें समझना है, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, पहली बात तो बहुत ही सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं, ये क्या है, सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड और प्लस साथ में ही क्या होते हैं, ये हार्ड भी होंगे। कोई भी आप ले लीजिए आयनिक कंपाउंड, जैसे हम NaCl की बात कर रहे हैं, देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा है ना, ठीक है। तो क्या है, NaCl जो है कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड, आप नमक ले लीजिए, नमक, और नमक क्या होता है, सॉलिड होगा, और फिर इसके बाद क्या कैसा होता है, वो हार्ड भी होता है। तो सॉलिड प्लस क्या होगा यहाँ पे, हार्ड। क्यों, बिकॉज इनके पास क्या होता है, जो है जो इनके जो एटम हैं वो बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बिकॉज इट्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, अच्छा दूसरा
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके किसके बीच लगा होता है, दोनों आयनों के बीच लगा होता है। यहाँ पे जो आयनिक क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसमें क्या मिलेंगे आपको, आयंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आयनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, वो हार्ड होंगे और क्या होंगे, यहाँ पे सॉलिड होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये पूछे किसके पास, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इनके क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, यहाँ पे आयंस है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच इनके क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, धनायन, और निगेटिव को क्या बोलते हैं हम, एनायन। तो कैटायन इसमें से क्या हुआ, सोडियम, और एनायन क्या हुआ यहाँ पे, क्लोरीन, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज रखेगा वो मेटल होगा और ये क्या होंगे, नॉन मेटल। तो कैटायन और एनायन के बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड और हार्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप नमक ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रांग होता है, ठीक है, और क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लीजिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका क्या होता है, जो है मतलब हाई होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाई MP एंड BP। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है, सॉल्युबिलिटी। तो समझिए कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, उसको जब आप वाटर में क्या करेंगे, डाल देंगे, जल में डाल देंगे, तो क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट डज नॉट सॉल्युबल, या फिर हम बोल सकते हैं बट इनसॉल्युबल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक नया वर्ड मिल जाएगा आपको, बट इन सॉल्युबल इन केरोसिन OR या एंड पेट्रोल, ठीक है। मतलब क्या समझना है आपको यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। मतलब जल में तो घुलनशील होते हैं, जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे, लेकिन जब इनको क्या करेंगे आप, पेट्रोल और केरोसिन में, यानी केरोसिन और पेट्रोल में डाल देंगे। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, पेट्रोल तो जानते ही हैं। तो पेट्रोल और मिट्टी के तेल में अगर क्या करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड को डालेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये केरोसिन और जो पेट्रोल होता है ये कोई आयनिक सॉल्वेंट नहीं है। जो आयनिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करेगा, आयनिक सॉल्यूट को क्या करता है, घोल देता है। मतलब विलेय और विलायक की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो घोलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो यहाँ पे जितने भी आयनिक कंपाउंड हुए क्या करेंगे, सॉल्यूट हैं। इसलिए वाटर क्या होता है यहाँ पे, जो है वाटर को हम बोल सकते हैं जो है यूनिवर्सल क्या, सॉल्वेंट। तो वाटर जो होता है सबको घोल देता है। मतलब क्या होता है समझिए कि वाटर जैसे जल क्या होता है यहाँ पे H2O, अभी क्या होता है, आयनिक होता है, H+ और OH-, ठीक है। तो क्या होगा जब आप इसमें नमक डालेंगे, मान लीजिए NaCl, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, आयनिक कंपाउंड, इधर Na क्या हुआ और Cl क्या हुआ, ये Cl- और Na क्या हुआ प्लस। अब ये क्या होगा, इसको जो है इसके साथ बंध जाएगा और ये जो है इसके साथ बंध जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं यहाँ पे, ये भी आयनिक और ये भी आयनिक। वाटर क्या है, आयनिक कंपाउंड को क्या कर देता है, जो है यहाँ पे तोड़ देता है या अपने आप में क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी में आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। मतलब जल में जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का चालन आपको समझना है। क्या समझना है, विद्युत का चालन। अब समझिए कि अगर मान लीजिए नमक का क्या ले लिए हम, टुकड़ा, ऐसे नमक होता है ना, ऐसे नमक ऐसे कैसे होता है, कोई शेप, फिक्स शेप नहीं होता है नमक का, पहली बात तो। लेकिन मान लीजिए बना दें, थोड़ा क्रिस्टल होता है ना, मान लीजिए नमक है, ठीक है, ये भी क्या है,
अबे क्या बन रहा है, चिड़िया बन रही है। चिड़िया नहीं बनाना है, नमक बनाना है। चलो मोस्टली ऐसे ही होता है, ठीक। तो ये मान लीजिए नमक है, क्या है, NaCl, NaCl, वो बोरी में आता है ना, ठीक, वो NaCl। इसमें आप क्या कराइए जो है, एक वायर इधर से लगाइए, एक वायर जो है इधर से लगाइए, ठीक है। मान लीजिए ये वायर है, तो जब क्या करेंगे, वायर को इसमें टच कराएंगे तो करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो नहीं होता है, ठीक है। मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते हैं। बट अगर यही नमक क्या कर दीजिए आप, पानी में मिला दीजिए, या फिर हम बोल सकते हैं जब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जो है लिक्विड फेज में होते हैं, किस अवस्था में होंगे, लिक्विड अवस्था में होंगे, पानी में घुला हुआ होगा, ठीक है, तब वो क्या करेगा जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक। मतलब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बट जब ये क्या होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं, तब क्या कर सकते हैं जो है आयनिक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि कंडक्शन है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, समझिए कि अभी आपने क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, और आयनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। क्या चीज, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अब समझिए जो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स होते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक। अब हिंदी तो इसकी आप देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी क्या करिएगा, बुक में जो है चेक कर लीजिएगा क्या होता है, हम समझा दे रहे हैं इसका मतलब। वही शायद जो है मेटल्स की उपस्थिति या ऐसे कुछ होता है इसकी हिंदी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप हिंदी, ठीक। तो क्या पढ़ने हैं आपको फर्स्ट पॉइंट में, मेटलर्जी। क्या, मेटलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट पे आपको मेटलर्जी के बाद मिनरल्स। क्या चीज, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स के बाद ओर्स, ओर्स के बाद यहां पे फोर्थ पॉइंट पे क्या पढ़ना है आपको जो है ओर्स पे, गंग पार्टिकल, ठीक है। अब हिंदी इसकी क्या करिएगा आप देख लीजिएगा, इसका मतलब जो है हम क्या कर रहे हैं आपको जो है वो समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेटलर्जी क्या होती है, क्या चीज, मेटलर्जी क्या होती है, फिर इसके बाद मिनरल्स समझते हैं, फिर ओर्स समझते हैं, फिर इसके बाद गैंग पार्टिकल समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आपको एक एक करके क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ठीक। चलिए पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। क्या यहाँ पे आप समझिए मेटलर्जी क्या होती है, ठीक है। ये मेटलर्जी जो होती है एक टाइप का क्या है, वो ब्रांच ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी या फिर जो विज्ञान है उसका क्या है, एक ब्रांच होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स के बारे में कुछ क्या करते हैं जो है उसमें क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं या फिर कुछ नॉलेज लेते हैं या फिर कुछ उससे क्या करते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है। यानी कि मेटलर्जी, अब आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं पहले, फिर उसके बाद फिर समझा रहे हैं, ठीक है, कि मेटलर्जी is the branch of science and technology, ठीक है, which deal with knowledge about metals
लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज के बाद क्या, प्यूरिफिकेशन, ETC, ठीक है। मीन्स हमने क्या बताया कि जो मेटलर्जी होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विद नॉलेज अबाउट मेटल्स, ठीक है। मतलब क्या करता है यहाँ पे मेटल्स के बारे में, इसमें क्या होती है हमको कुछ नॉलेज मिलती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच या शाखा होती है जो कि क्या करती है, हमको नॉलेज देती है किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। जैसे कौन सी नॉलेज यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्यूरिफिकेशन, ETC, ठीक है, और इत्यादि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको क्या होता है यहाँ पे नॉलेज मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आप समझिए, जैसे दूसरा हमने क्या बताया इसको, अच्छा हिंदी भी इसकी आप देख लीजिए एक बार, मेटलर्जी आप देख लीजिए, बाकी हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे कि यह क्या होती है, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, मतलब क्या होता है कि विज्ञान और फिर टेक्नोलॉजी की एक क्या है, शाखा है, जिसमें हमको मेटल्स के बारे में कुछ नॉलेज मिलता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, मेटल्स के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। जैसे क्या बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा, इनका गुण बताएगा, प्यूरिफिकेशन मतलब इसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बता सकता है, इनका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी कि मेटल्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, हिंदी में लिख देंगे। अच्छा मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स आप समझिए, ठीक है। तो इससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, और इसको मिनरल्स हम बताते हैं यहाँ पे। मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं एलिमेंट, या फिर क्या है, कंपाउंड, जो कि occurs in the earth crust, ठीक है। मतलब पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, जो कि नेचुरली क्या होता है यहाँ पे, विच नेचुरली अकर्स इन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा जब लिखेगा तो, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड विच नेचुरली अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मतलब पृथ्वी के या भू प्रपटी, जिसको हम बोलते हैं भू प्रपटी के अंदर, ठीक है, पाई जाने वाले जो क्या होते हैं एलिमेंट, यानी कि जो क्या होते हैं एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, तत्व, या फिर जो यौगिक होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, यौगिक, और इसको क्या बोलेंगे, तत्व, ठीक है। तो भू प्रॉपर्टी के अंदर जो क्या तत्व या यौगिक पाए जाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे, मिनरल्स बोल देंगे सीधी लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा ओर्स क्या होता है, अब ओर्स समझना है कि है तो वो एलिमेंट या कंपाउंड ही, ठीक है, बट आपको समझना है कि वो ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें मेटल्स का परसेंटेज बहुत क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और उसको प्रॉफिटेबली क्या करा जा सकता है, उससे बाहर निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपने कुछ खोद करके ऐसे इतना बड़ा कोई प्रोडक्ट आपने जमीन से खोद करके निकाला, ठीक है। अब खुदाई के बाद आपने निकाला तो उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इसमें मान लीजिए जो है 30% क्या है, आयरन, या आयरन गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड, ठीक है, और फिर इसके बाद 70% इसमें क्या है, अशुद्धि, इम्प्योरिटीज, क्या है, अशुद्धि, यानी कि इम्प्योरिटीज है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने इसको क्या किया, जमीन से निकाला, ठीक है, खोद कर, और फिर इसके बाद यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा, मान लीजिए 70% क्या मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, और 30% क्या मिल रहा है यहाँ पे, इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज, ओनो, यहाँ पे इम्प्योरिटीज की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मतलब अशुद्धियां, ठीक है। तो 70% यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोना मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, और 30% अशुद्धियां मिल रही है। यहाँ पे हमने जो खोद करके कुछ निकाला, ठीक है, इतना बड़ा हमने क्या किया, जमीन से खोद करके क्या निकाला, कुछ प्रोडक्ट निकाला, ठीक है।
अब इसमें गोल्ड जो है कितना परसेंट मिल रहा है, 30%। अशुद्धियों में क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, सॉइल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, बालू हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है। मेटल तो यहाँ पे हमको मिल गया, ये भी मेटल मिल गया। अच्छा, इसमें आप देखिए तो मेटल का परसेंटेज क्या है, बहुत ही कम है, और ये इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है, और जब इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारे लिए जो है आपको समझना है कि निकाले तो खोद कर इसको भी है, निकाले तो खोद कर इस पे भी है, इसलिए ये हुआ मिनरल्स, ठीक है। ये दोनों क्या हुए हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो मेटल मिल रहे हैं या एलिमेंट या कंपाउंड जो भी मिल रहा होगा, ये हमारे लिए क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स ये भी इसको बोलेंगे, मिनरल्स इसको भी बोलेंगे, लेकिन ओर्स किसको बोलेंगे, ओर्स हम उसको बोलेंगे जिसमें पहली बात तो जिसमें परसेंटेज जो है एलिमेंट या कंपाउंड का क्या है, ज़्यादा है, परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसको जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो जाएगा, जितना हम इसको खोद करके निकाले सारा खर्चा वगैरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा खर्चे मतलब 30% हम गोल्ड निकालेंगे, मान लीजिए जो है 30,000 का जो है गोल्ड हो जा रहा है, 30,000 का गोल्ड, और जो खर्चे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, मान लीजिए 60,000, तो ये क्या हो रहा है, फिर हमारे लिए क्या है, ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसी का जस्ट उल्टा मान लीजिए कि 30% क्या जो 30,000 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वो हमारा बोल सकते हैं खर्चा आ रहा है, और बन कितना रहा है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 60,000, 60,000, तो ये क्या है, खर्चा, और इतना क्या है हमारा बन रहा है, यानी कि प्रॉफिट मान लो, प्रॉफिट क्या 30,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इतना मान लो कि क्या हो रहा है, हमको यहाँ से इतने का क्या है, प्रोडक्ट है, इतने का प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होगा, 30 होगा, 30 तो खर्चे ही हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिटेबली है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज है या फिर अमाउंट जो है मेटल का वो कम है, यहाँ पे अमाउंट क्या ज़्यादा है, तो इसलिए ओर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जिस खनिज में, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, खनिज बोलेंगे, याद आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स को खनिज, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स का परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो, और जब उसको हम क्या करें, उससे निकालें, एक्सट्रैक्ट करें, तब वहाँ पे क्या हो, हमारा जो मेटल बन रहा है उससे हमको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिटेबली हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या उसको हम बोल देंगे यहाँ पे ओर्स बोल देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ ये क्या है, जिसको गैंग पार्टिकल बोलते हैं, गैंग पार्टिकल जो ये इम्प्योरिटीज देख रहे हैं, ये क्या है, गैंग पार्टिकल है, ठीक है। और जो ये गोल्ड है, ये क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये प्रॉफिट वाला क्या है, ये गोल्ड हमारा, यहाँ पे देखिए आप इसको रफ कर दें अगर, तो ऐसे ही समझाते, हाँ देखो, ये जो इम्प्योरिटीज, ये क्या है, गैंग पार्टिकल, और जो ये 70% क्या मिल रहा है जो है आपको, जो जिसमें परसेंटेज भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी हो रहा है, ये क्या है तुम्हारा, ओर्स है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओर्स नहीं बोल सकते हैं, गैंग पार्टिकल तो है ये, लेकिन ये ओर्स नहीं है, ठीक है। तो समझिए, अशुद्धियां जो होती हैं, यानी कि हमारे मिनरल्स में जो अशुद्धियां होती है वो क्या है, गैंग पार्टिकल है, और ओर्स क्या होते हैं यहाँ पे, जो हमारा क्या है, यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, या फिर ऐसे मेटल जिसमें परसेंटेज क्या बोल सकते हैं, ओर्स हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब ऐसे मिनरल्स, ये टोटल क्या है, मिनरल्स, ये भी क्या है, मिनरल्स, तो ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, ओर्स, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम उसको क्या कर दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर दें, नोट कर दें। समझिए, अब जो यहाँ पे ओर्स हैं, ओर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हैं, द मिनरल्स
हैविंग हाई अमाउंट या परसेंटेज, कुछ भी बोल सकते हैं, हाई अमाउंट ऑफ मेटल एंड which is extract profitably। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि द मिनरल्स हैविंग क्या है, हाई अमाउंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड विच इज एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब उसको हम प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं उससे। और इसमें क्या है, यहाँ पे हाई अमाउंट में क्या है, मेटल्स। दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए अभी कंफर्म, ठीक है, कि अमाउंट क्या होना चाहिए, मेटल्स का ज़्यादा होना चाहिए, और जब हम इसको क्या करें बाहर निकालें तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। उसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे ओर्स बोल देंगे। अच्छा, गैंग पार्टिकल क्या होते हैं, ये एक टाइप की क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज, किसकी, मिनरल्स की, ठीक है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, लाइक इम्प्योरिटीज में क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे समझिए, बालू हो सकते हैं, ठीक है, मिट्टी भी हो सकती है, और डस्ट ETC, ठीक। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा मेटलर्जी क्या होती है। आप फिर से सुनिए एक बार कि मेटलर्जी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विद नॉलेज अबाउट मेटल्स लाइक प्रॉपर्टीज, प्यूरिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ETC, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, ब्रांच है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो कि क्या करता है, डील करता है किसके साथ, मेटल्स के नॉलेज के साथ। कैसे नॉलेज, मेटल्स के कैसे, किस चीज़ के बारे में बताया गया, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा, प्यूरिफिकेशन के बारे में बताएगा, इसको उसका प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स एलिमेंट या कंपाउंड, तत्व या यौगिक होते हैं जो कि अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, मतलब जमीन के अंदर जो भी कोई भी कंपाउंड या फिर यौगिक मिलेंगे, पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो है मिनरल्स। अब और से क्या होता है, जमीन के अंदर जो कंपाउंड पाया जा रहा था, जो भी मिनरल्स पाया जा रहा, जो भी चीजें खोद करके निकाला गया, उसमें अगर क्या है, मेटल्स का परसेंटेज ज्यादा है, और उसको निकालने के बाद हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटेबली उसको क्या करा जा रहा है, एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे ओर्स बोलेंगे। अब जो यहाँ पे क्या है, गैंग पार्टिकल्स, गंगू पार्टिकल्स भी कोई बोलता है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, गैंग पार्टिकल ही बोलना है, ठीक है। गैंग पार्टिकल मतलब क्या होता है, जो अशुद्धियाँ होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है। मतलब अभी हमने क्या बताया कि मान लीजिए आपने खुदाई के समय जो है क्या किया, इतना बड़ा जो है मिनरल कुछ निकाला, ठीक है। अब इसमें जो है आपके क्या है, यहाँ पे मेटल है। अब मेटल तो यहाँ पे आधे में मेटल, अशुद्धियत नहीं रहेगी, कहीं मेटल्स कहीं अशुद्धियाँ, तो पूरी मान लीजिए कहीं मेटल्स और ये क्या है, कहीं कहीं क्या है, अशुद्धियाँ भी हैं, ठीक है। अब इन अशुद्धियों को हम क्या बोल देंगे, जो है यहाँ पे गैंग पार्टिकल, और जो मेटल्स हैं उसको हम क्या बोल देंगे, ओर्स। लेकिन ओर्स कब बोलेंगे, अभी हमने फिर से समझाया था, जब इस किस में, खनिज में, यानी कि मिनरल्स में हम क्या होगा यहाँ पे हाँ, मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, और दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है। अब समझिए, अगर मिट्टी है तो मिट्टी को हम मिनरल्स नहीं बोलेंगे। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि मिनरल्स में मिट्टी वगैरह हम नहीं लेंगे, ठीक है। किसको हम मिनरल्स बोलेंगे, वो एलिमेंट या वो कंपाउंड जो जमीन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो पता लगे इस मिट्टी को जो इम्प्योरिटीज है, गैंग पार्टिकल, उसको भी मिनरल्स बोले, तो वो मिनरल्स नहीं है। अगर वो खोद के निकाले आप, अगर वो एलिमेंट है, अब मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो, ठीक है, एलिमेंट है या फिर कोई कंपाउंड है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे जो है मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम क्या करते हैं आपको बताएंगे कि अगर आपने क्या किया, यहाँ से कोई भी ओर्स निकाला, ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। और कल जो है लेक्चर क्या होगा, लास्ट होगा आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।